दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर उत्तराखंड की एक रहस्यमयी घाटी में धुंध निवास का पुराना गेस्ट हाउस अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है। कमरा नंबर 7 में चंदन की महक, टिक टिक की आवाज और अदृश्य सुबकियां हर नए मेहमान को अपने जाल में फंसा लेती हैं। ये सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि एक अनंत इंतजार का श्राप है जो आत्मा को बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के शोर और धुएं से दूर मैं सुकून की तलाश में उत्तराखंड की एक गुमनाम सी घाटी भुवन घाटी चला आया था। मानसून ने घाटी को अपनी हरी चादर से ढक दिया था और हवा में चीड़ की गीली खुशबू घुली हुई थी। मेरा ठिकाना था धुंध निवास, एक पुराना गेस्ट हाउस जिसके नाम की ही तरह उसके चारों ओर धुंध का पहरा था। गेस्ट हाउस का रखवाला किशोरी लाल एक खामोश बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती थी। जब मैंने एक हफ्ते के लिए कमरा मांगा तो उसने बिना कुछ कहे एक भारी सी चाबी मेरे हाथ में थमा दी। चाबी के छल्ले पर पीतल का एक टुकड़ा लटक रहा था जिस पर खुरच कर लिखा था 7। कमरा नंबर 7 दूसरी मंजिल के आखिरी कोने में था। कमरा पुराना था लेकिन साफ। लकड़ी की दीवारों से नमी की हल्की सी महक आ रही थी, पर उसके साथ एक और गंध मिली हुई थी। उस पहली रात मैंने उस कमरे में अजब सा भारीपन महसूस किया। ऐसा नहीं था कि मैं डर रहा था, बस एक अनजाना सा बोझ था, जैसे हवा में किसी की कही अनकही बातें घुली हों। अगले 2-3 दिन शांति से गुजरे। मैं अपने लैपटॉप पर काम करता, बाहर बारिश की रिमझिम सुनता और घाटी की खूबसूरती को देखता रहता। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। चंदन की वो महक रात में ज्यादा तेज हो जाती थी, खासकर जब बारिश होती। और फिर वो आवाजें शुरू हुई। पहले तो मुझे लगा कि ये पुराने घर की आवाजें हैं। लकड़ी के फर्श पर से टिक टिक की एक धीमी लयबद्ध आवाज आती, जैसे कोई बेचैनी में अपनी उंगलियां मेज पर थपथपा रहा हो। मैं उसे नजरअंदाज कर देता। फिर छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। एक सुबह मैं सोकर उठा तो मेरा चश्मा, जो मैंने सोने से पहले मेज पर रखा था, तकिए के नीचे मिला। एक बार मेरे लैपटॉप का चार्जर, जिसे मैंने बिस्तर पर छोड़ा था, करीने से लपेटा हुआ खिड़की पर रखा मिला। मैं अपनी याददाश्त पर शक करने लगा। शायद काम के तनाव और थकान की वजह से मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। अब वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक एहसास था। किसी के इंतजार का एहसास, किसी की बेचैनी का एहसास। कमरे की खामोशी अब खाली नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई और भी मेरे साथ इस कमरे में मौजूद है, जो खामोश है, पर उसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई है। नींद में मुझे अजीब से बेचैन करने वाले सपने आने लगे। मैं खुद को उसी कमरे में टहलते हुए देखता, बस फर्क ये था कि वो मैं नहीं था। एक हफ्ता पूरा होने वाला था और मेरा सुकून अब खौफ में बदल चुका था। टिक टिक की आवाज के साथ अब एक और आवाज जुड़ गई थी, किसी के धीरे धीरे सुबकने की। वो आवाज इतनी हल्की होती थी कि लगता था जैसे मेरे दिमाग का वहम हो, पर रात के सन्नाटे में वो दिल में उतर जाती थी। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। मैं ठंड से कांपते हुए जागा। मैंने देखा कमरे की वो खिड़की, जिसे मैं रोज रात को सोने से पहले मजबूती से बंद करता था, पूरी खुली हुई थी और बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी। हवा में भूतों की तरह लहरा रहे थे।
कमरे में चंदन की महक इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने उठकर खिड़की बंद की और बिस्तर पर आकर बैठ गया। मेरे सीने पर एक अजीब सा दबाव था। कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक गहरी बेइंतहा उदासी, जैसे दुनिया का सारा दर्द मेरे अंदर समा गया हो। मैंने अपना सामान पैक किया, पर तभी किशोरी लाल घबराया हुआ आया और बताया कि भारी बारिश से पहाड़ खिसक गया है और घाटी से बाहर जाने वाली अकेली सड़क बंद हो गई है। उसे खुलने में 3-4 दिन लगेंगे। मैं उस कमरे में कैद हो गया था। अब वो कमरा मुझे एक जिंदा चीज लगने लगा था, जो मुझे देख रहा था, मेरी हर सांस को महसूस कर रहा था। उस रात डर और हताशा में मैं बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रहा था कि मेरा हाथ फर्श के एक तख्ते पर पड़ा, जो थोड़ा ढीला था। मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जागी। कांपते हाथों से मैंने उस तख्ते को उठाया। उसके नीचे धूल में लिपटी एक छोटी सी टिन की डिबिया रखी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से उस डिबिया को खोला। उसके अंदर पीले पड़ चुके कुछ खत थे, जो रेशम के एक धागे से बंधे थे, और खतों के साथ रखी थी एक अकेली चांदी की पायल। मैंने एक खत खोला। लिखावट पुरानी थी पर साफ। ये खत मीरा नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी कबीर, वो सुबकियां, वो चंदन की महक, वो बेपनाह उदासी, वो कोई भूत नहीं था। वो मीरा का इस कमरे की दीवारों में समाया हुआ एहसास था, उसके इंतजार का, उसकी उम्मीद का, और आखिर में उसकी टूटती हुई सांसों का एक गहरा छाप था। ये कमरा प्रेत बाधित नहीं था, ये इंतजार बाधित था। ये अपने हर नए मेहमान को मीरा का वो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार महसूस करवाता था, उसे उसी उदासी से संक्रमित कर देता था। 3 दिन बाद सड़क खुल गई। किशोरी लाल ने आकर खबर दी कि अब मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं। मैं बिस्तर पर बैठा था, हाथ में वो अकेली पायल लिए हुए। कमरे से टिक टिक की आवाज और सुबकियां अब नहीं आ रही थी। चंदन की महक भी हल्की पड़ गई थी, लेकिन अब जो खामोशी थी वो पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। मैंने अपना सामान वापस अलमारी में रख दिया। मेरे अंदर से दिल्ली लौटने की सारी इच्छा मर चुकी थी। मैं बस चुपचाप दरवाजे को घूर रहा था। मेरे सीने में एक अजीब सी खोखली सी उम्मीद पल रही थी। मैं किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जिसे मैं जानता तक नहीं था। मैं बस इंतजार कर रहा था। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर ज़रूर करें।